हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल, जहां पर मैं आप लोगों के लिए टैक्सेशन एंड फाइनेंस से रिलेटेड नॉलेजेबल एंड इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आता रहता हूं। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम बात कर रहे हैं जीएसटी में आए एक नए अपडेट के बारे में, जो कि 9 जनवरी 2025 को जीएसटी पोर्टल पर एडवाइजरी के बतौर अपलोड कर दिया गया है, जो कि बात करता है आपके एचएसएन की रिपोर्टिंग इन जीएसटी R1 और 1A के अंदर। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा जीएसटी R1 में आपको एचएसएन रिपोर्ट करना मैंडेटरी हो जाता है और एचएसएन की रिपोर्टिंग को लेकर मल्टीपल फेजेस में जीएसटी पोर्टल की तरफ से अपडेट्स दिए गए थे, जिसमें फेज 1 देन फेज 2 और अब जो अपडेट आया है वो फेज 3 के बारे में बात करता है। इसका मतलब इन्होंने एचएसएन के मैंडेटरी सबमिशंस पर कुछ इंप्लीमेंटेशंस को फेजेस में डिवाइड किया था, जिसमें कहा गया था कि फेज 1 में हम इस प्रकार से मैंडेट करेंगे, देन फेज 2 में इस प्रकार से होगा, और अब उसका फेज 3 भी यहां पर इंप्लीमेंट हो जाएगा जनवरी 2025 की रिटर्न से। तो जनवरी 2025 की रिटर्न भरने से पहले आपको ये अपडेट समझना होगा, सो दैट आपकी रिटर्न में कोई गलती ना हो। तो आइए आज का वीडियो करते हैं स्टार्ट, समझते हैं एडवाइजरी में फेज 3 में एग्जैक्टली क्या चीजें कवर की गई हैं। देखिएगा दोस्तों, ये जीएसटी पोर्टल पर आप देख सकते हैं 9 जनवरी 2025 को इन्होंने एक अपडेट दे दिया है न्यूज एंड अपडेट वाले सेक्शन में। इंप्लीमेंटेशन ऑफ मैंडेटरी मेंशनिंग ऑफ एचएसएन कोड इन जीएसटी R1 एंड 1A। 1A बेसिकली वो वाली जीएसटी रिटर्न है जहां पर आप चीजों को अमेंड करते हैं, कोई रिकॉर्ड अगर आपसे ऐड करना रह गया तो वहां पर आप उसको ऐड कर पाते हैं। तो 1 और 1A दोनों में ही आपको एचएसएन रिपोर्ट करना आपके लिए मैंडेटरी हो जाता है। तो यहां पर देखिएगा लिखा हुआ इन्होंने, आफ्टर सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ फेज 1 एंड फेज 2 नाउ फेज 3 रिगार्डिंग द टेबल नंबर 12 ऑफ जीएसटीआर 1A। टेबल नंबर 12 बेसिकली बात करती है आपके एचएसएन की रिपोर्टिंग को लेकर, तो वो यहां पर इंप्लीमेंट कर दिया गया है फ्रॉम द रिटर्न पीरियड जनवरी 2025। तो जनवरी 2025 की रिटर्न से एचएसएन अब फेज 3 के हिसाब से आपको यहां पर रिपोर्ट करना होगा। यहां पर कुछ अपडेट्स दिए गए हैं जो कि हम बेसिकली उस एडवाइजरी के अंदर ही देखेंगे, और यहां पर अगर आप देखेंगे तो उसकी समरी मेंशन है। तो आइए अब सीधा एडवाइजरी की तरफ चलते हैं और एडवाइजरी से ही समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली टेबल नंबर 12 में क्या क्या चीजें यहां पर इन्होंने अपडेट कर दी हैं। तो ये जब आप क्लिक करेंगे तो एडवाइजरी आपके सामने डाउनलोड हो जाएगी पीडीएफ फॉर्मेट में। इसमें सबसे पहले इन्होंने लिखा हुआ है वाइड नोटिफिकेशन नंबर 78/2022, जो कि उस समय पर आई थी, जिसमें यह कहा गया था कि हम 4 डिजिट या 6 डिजिट का एचएसएन रिपोर्ट करवाएंगे मैंडेटरली आपकी जीएसटी R1 में बेसिस ऑन योर एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर। तो जिसका जैसा टर्नओवर रहेगा उसको उतने डिजिट के हिसाब से यहां पर रिपोर्टिंग करनी है। तो मोटे मोटे तौर पर कहा गया था 5 करोड़ से कम टर्नओवर वाले लोग 4 डिजिट तक का एचएसएन रिपोर्ट करेंगे, वेयरएस 5 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर वाले लोग 6 डिजिट का एचएसएन अपनी R1 के अंदर रिपोर्ट करेंगे। तो यहां पर फेज 1 और फेज 2 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका था दोस्तों। नाउ अब बारी है फेज 3 की। तो यहां पर पॉइंट नंबर 2 में मेंशन कर रहे हैं, इन कंटिन्यूएशन ऑफ द फेज वाइज इंप्लीमेंटेशन फेज 3 ऑफ द रिपोर्टिंग ऑफ एचएसएन इन टेबल नंबर 12 ऑफ जीएसटी R1 and 1A is being implemented from जनवरी 2025 रिटर्न पीरियड। तो जनवरी 2025 से इंप्लीमेंट होगा। फेज 2 की हम दोस्तों बात नहीं कर रहे हैं। फेज 2 में क्या होता था अब हमारे काम का नहीं रहेगा, क्योंकि जनवरी से हमें फेज 3 के हिसाब से काम करना होगा। तो आइए अब यहां पर समझ लेते हैं फेज 3 में क्या मेजर चेंजेस इन्होंने किए हैं। तो फेज 3 में सबसे पहले 2 कैटेगरीज इन्होंने बना रखी हैं, जैसा कि बाकी फेजेस में भी था। जिनका टर्नओवर 5 करोड़ तक का है उनके लिए अलग तरीके से रिपोर्टिंग है, और जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा का है वो अलग प्रकार से रिपोर्टिंग करेंगे। रिपोर्टिंग के पैरामीटर्स में कोई बदलाव नहीं है। तो जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ तक रही है वो 4 डिजिट तक का एचएसएन यहां पर रिपोर्ट करेंगे। मिनिमम 4 डिजिट तो करनी ही करनी है। अगर आप ज्यादा रिपोर्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसका मतलब अगर आप 6 डिजिट या 8 डिजिट की रिपोर्टिंग देना चाहते हैं तो नो वन विल स्टॉप यू। मिनिमम तो 4 आपको देना ही देना है। वेयरएस अगर किसी का टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा रहा है तो उसको 6 डिजिट तक का एचएसएन रिपोर्ट करना होगा इन देयर जीएसटी R1। अब जो चेंजेस किए गए हैं वो ध्यान से देखिएगा दोस्तों। यहां पर जब आप मैनुअल यूजर एंट्री करते थे एचएसएन की, अब तक फेज 2 तक आप मैनुअली यहां पर टाइपिंग कर दिया करते थे एचएसएन की, वो अब यहां पर अलाउ नहीं होगी।
इसका मतलब देयर विल बी अ ड्रॉप डाउन मेन्यू ऑन द जीएसटी R1 रिटर्न के अंदर टेबल नंबर 12 में एक ड्रॉप डाउन मेन्यू होगा, उस मेन्यू में से ही आपको HSN का सिलेक्शन करना होगा। तो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि अब आप मैनुअल एंट्री यहां पर नहीं कर पाएंगे जो कि आप पहले कर दिया करते थे। देखिएगा इसी चीज को इन्होंने पॉइंट नंबर 2 में भी लिख दिया है, HSN कोड कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम द ड्रॉप डाउन ओनली, सो देयर विल बी नो मैनुअल एंट्री। एंड उसके बाद यहां लिखा हुआ है अ कस्टमाइज्ड डिस्क्रिप्शन मेंशन इन द HSN मास्टर विल बी ऑटो पॉपुलेटेड इन अ न्यू फील्ड कॉल्ड डिस्क्रिप्शन एज पर HSN कोड। तो इसका मतलब जो डिस्क्रिप्शन आप पहले मैन्युअली टाइप कर दिया करते थे, हालांकि इन सम केसेस वो ऑटोमेटिकली भी कैप्चर होती थी, बट स्टिल यू कैन ऑल्सो डिलीट दैट, और डिलीट करने के बाद आप उसमें नई एंट्री भी मेंशन कर सकते थे टाइपिंग करके। अब यहां पर एक नया कॉलम बन जाएगा, नया फील्ड आपके सामने आएगा जिसमें लिखा हुआ होगा डिस्क्रिप्शन एज पर HSN कोड। इसका मतलब जो HSN ड्रॉप डाउन मेन्यू से आपने सेलेक्ट किया होगा उसके अकॉर्डिंग जो डिस्क्रिप्शन उनके मास्टर डेटा में दी गई है वो डिस्क्रिप्शन वहां पर ऑटोमेटिकली मेंशन हो जाएगी। अब दोस्तों एक और चेंज जो इन्होंने किया है वो बेसिकली B2B और B2C के HSN के क्लासिफिकेशंस को लेकर किया है। अभी तक आप क्या करते थे, आप टोटल HSN की रिपोर्टिंग करते थे, चाहे वो B2B की हो, चाहे वो B2C की हो, या चाहे वो दोनों की मिलाकर ही क्यों ना हो। अब यहां पर दोनों को अलग अलग कर दिया गया है। In table number 12, validation with regards to the value of supply have also been introduced. अब इसमें क्या कर दिया, देखिए यहां पर तो इन्होंने बेसिकली B2B को क्लासिफाई कर दिया। आपके जीएसटी R1 में जितने भी टेबल B2B से रिलेटेड होते हैं, जैसे मैं कौन कौन सी टेबल की बात कर सकता हूं B2B में, तो आपका B2B सप्लाई वाला B2B से रिलेटेड है। देन उसके बाद अगर आप क्रेडिट नोट इशू कर रहे हैं रजिस्टर्ड पर्सन को, वो भी B2B से रिलेटेड है। अगर आप कोई एग्जेम्प्ट सप्लाई कर रहे हैं और उसके अंदर वो B2B वाली सप्लाई आप रिपोर्ट कर रहे हैं तो वो भी B2B से रिलेटेड है। या अगर आप कोई अमेंडमेंट कर रहे हैं तो वो भी अगर रजिस्टर्ड पर्सन को हुई है तो वो भी B2B से रिलेटेड है। तो जितने भी टेबल आपके B2B सप्लाई से रिलेटेड हैं उन सभी सप्लाईज का जो HSN है वो आपको अलग रिपोर्ट करना है, वेयरएज जितने भी आपके B2C के सप्लाई हैं उनके HSN आपको अलग रिपोर्ट करने हैं। तो यहां पर देखिए इन्होंने लिखा हुआ है these validations validate the value of B2B supply from a different table like 4A, 4B, 6B, 6C, टेबल नंबर 8 जो कि रजिस्टर्ड सप्लाई को रिपोर्ट करती है। देन 9A, 9B जो कि रजिस्टर्ड से ही रिलेटेड है ऑब्वियसली, एंड 9C एंड टेबल नंबर 15, टेबल नंबर 15A जो कि आपकी जीएसटी R1A से रिलेटेड है with the value of B2B supply shown in table number 12। तो कहने का मतलब यहां पर इन्होंने क्या किया, जितने भी आप अलग अलग टेबल में सप्लाई रिपोर्ट करोगे, आई एम एज्यूमिंग कि वो सभी B2B से रिलेटेड हैं, उन सब टेबल का जो टोटल नेट वैल्यू आएगा, टोटल नेट वैल्यू आएगा, वो वहां पर वो वैलिडेट करेंगे आपके टेबल नंबर 12 में जो आपने HSN रिपोर्ट किया होगा। तो इसका मतलब मैं सभी टेबलों का अगर नेट क्रक्स निकालूं और मेरी सप्लाई 15 लाख रुपए बनती है B2B की, तो 15 लाख रुपए के ही HSN मुझे रिपोर्ट करने होंगे मेरे टेबल नंबर 12 में। अगर कोई भी वेरिएशन होता है दोनों में, इसका मतलब मेरी B2B की सप्लाई ज्यादा है, वेयरएज जो टेबल नंबर 12 में मैंने HSN दिया वो कम का है, या वाइस वर्सा, तो वहां पर वैलिडेशंस एरर आएंगे। और अभी नहीं लेकिन आने वाले समय में उन एरर्स की वजह से आप अपनी रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एडवाइजरी कह रही है इस वाले पॉइंट में। देखिएगा मैं अभी आपको दिखा दूंगा ये इसी चीज को। देखिएगा दोस्तों, ये जो पॉइंट नंबर 2 है ये बात कर रहा है आपकी B2C की सप्लाई के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया B2B के केस में सेम पॉइंट इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ अ B2C एज वेल। Similarly, validation will validate the total value of the B2C supply shown in different table like this and this and this। जितने भी टेबल आपके सामने दिए हैं ये सब आपके एक्चुअली B2C से रिलेटेड हैं। तो इन सबको वो वैलिडेट करेगा उस वैल्यू के साथ जो आपने टेबल नंबर 12 में B2C की सप्लाई के अगेंस्ट HSN रिपोर्ट करे होंगे। तो मोटे मोटे तौर पर अगर मैं कहूं तो टेबल नंबर 12 अब 2 हिस्सों में आपको दिखाई देगी, एक B2B के HSN और एक B2C के HSN, जो कि आज से पहले नहीं दिखाई दे रहे थे।
अब यहां पर एक पॉइंट इन्होंने और बोल दिया है, इन केस ऑफ अमेंडमेंट्स, अगर आप मान लीजिए कोई पुराने रिकॉर्ड्स को अमेंड करते हैं तो ओनली द डिफरेंशियल वैल्यू विल बी टेकन फॉर द पर्पज ऑफ वैलिडेशन। केवल डिफरेंशियल वैल्यू ही आपको वैलिडेशंस में दिखाई देंगी, आपको टोटल वैल्यू वहां पर नहीं दिखाई देगी। डिफरेंशियल वैल्यू का मतलब ये होता है दोस्तों, आपने अगर पहले 1 लाख रुपए रिपोर्ट कर दिया है, नाउ अमेंडमेंट आप कर रहे हैं 1,20,000 की, 1,20,000 से, तो इसका मतलब 20,000 का जो डिफरेंशियल है दैट विल बी कंसीडर अंडर द वैलिडेशन, ना कि टोटल 1,20,000। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर वैलिडेशंस एरर हैं आपके रिटर्न में इन रेस्पेक्ट ऑफ HSN, तो अभी तो आपकी रिटर्न फाइल हो जाएगी, बट डाउन द लाइन ऑफ फ्यू मंथ्स लेटर आपकी रिटर्न फाइल होना भी बंद हो जाएगी। तो ये बात इन्होंने एडवाइजरी में यहां मेंशन कर दी है, देखिएगा। हाउएवर इनिशियली दीज वैलिडेशन हैव बीन केप्ट इन अ वार्निंग मोड ओनली। इसका मतलब जो अभी आपको वैलिडेशंस एरर दिखाई दे रही हैं वो केवल वार्निंग मोड्स में दिखाई देंगी। आपको वार्निंग आएगी भैया देयर इज अ वैलिडेशन, प्लीज क्लियर इट आउट, अदरवाइज रिटर्न फाइल नहीं होगी। तो अभी केवल वार्निंग आएगी आपके पास। दैट मीन्स warning or alert message shall be shown in case of a mismatch in value, whereas taxpayer will be able to file GST R1। इसका मतलब taxpayer अपनी R1 फाइल कर पाएंगे validations error होने के बावजूद। Further, in case of a B2B supply are reported in other table of R1, in that B2B table of 12 cannot be left empty। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि जो B2B सप्लाई है आपकी, उसके रेस्पेक्ट में आपको HSN की रिपोर्टिंग मैंडेटरी देनी ही पड़ेगी, वो आप खाली नहीं छोड़ सकते हैं। तो मान लीजिए आपने अपनी R1 में B2B टेबल में कोई सप्लाई रिपोर्ट करी, आपने अमेंडमेंट में कुछ रिपोर्टिंग करी, आपने क्रेडिट नोट डेबिट नोट में कोई रिपोर्टिंग करी, तो उसके रेस्पेक्ट में आप टेबल नंबर 12 को एम्प्टी नहीं रख सकते हैं। वो आपको जरूरी ही है कि वहां पर आप रिपोर्टिंग दें, अदरवाइज आपकी रिटर्न आगे प्रोसीड नहीं हो पाएगी। दोस्तों इसके बाद यहां पर एक चीज इन्होंने और लिख दी है, फेज 4 और आने वाला है, जो कि इन ड्यू कोर्स आने वाले कुछ समय में इंप्लीमेंट हो जाएगा। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि 6-7 महीने बाद ये फेज 4 को यहां पर इंप्लीमेंट करने के लिए एक नई एडवाइजरी आपको इशू कर देंगे। अगर आप इसी पीडीएफ के पेज नंबर 2 में आके देखते हैं तो यहां पर इन्होंने पॉइंट नंबर 3 में मेंशन किया है, अपार्ट फ्रॉम अबव फॉलोइंग एडिशनल एनहांसमेंट हैव बीन मेड इन टेबल नंबर 12। जैसा कि मैंने आपको बताया, टेबल 12 नाउ बाइफरकेट हो जाएगी 2 टैब्स में, B2B और B2C। तो यहां पर आपको एक अलग टैब दिखेगा B2B सप्लाई, एक अलग दिखेगा आपको B2C सप्लाई, और आपको B2B B2C दोनों को रिस्पेक्टिवली सेपरेटली रिपोर्ट करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 2 के अकॉर्डिंग यहां पर इन्होंने एक डाउनलोड HSN कोड लिस्ट का ऑप्शन आपको दे दिया है। इसका मतलब आप अपनी HSN की लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं, सो दैट यू कैन इजीली फाइंड आउट एंड आइडेंटिफाई which HSN is applicable to which type of product and उसकी descriptions क्या है, इस तरह की चीजें आप वहां पर चेक कर पाएंगे। एंड मजे की बात, वो आप एक्सेल में डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आपका टाइम वहां पर और ज्यादा सेव हो जाए। नाउ इसके बाद इन्होंने एक नया बटन और ऐड कर दिया है, प्रोडक्ट नेम इन माय मास्टर। इसका मतलब आप किसी भी प्रोडक्ट का नाम अपने मास्टर में ऐड कर सकते हैं। जो रिपीटेड प्रोडक्ट्स हैं आपके लिस्ट में, वो आपको बार बार फाइंड आउट नहीं करने पड़ेंगे। आप सिंपली उसके कुछ कीवर्ड्स एंटर करते हैं, फर्स्ट फ्यू लेटर्स जैसे ही टाइप करेंगे वो आपके मास्टर रिकॉर्ड में से उसको सर्च करके वहां पर फिट कर देगा। तो यहां पर सर्चेबल फील्ड में वो आपका मास्टर ऐड हो जाएगा, सो दैट आपको बार बार उसी चीज को दोबारा से टाइप ना करना पड़े। अगेन यहां पर आपका टाइम बचेगा, क्योंकि मैं समझ सकता हूं जब HSN की रिपोर्टिंग आपको इस लेवल पर देनी है तो ऑब्वियसली दैट विल टेक टाइम। तो कहीं ना कहीं इस वाले ऑप्शन से आप अपना टाइम बचा पाएंगे। आई होप दोस्तों आपको ये अपडेट क्लियर हो गया होगा इन रेस्पेक्ट ऑफ HSN विच इज इंप्लीमेंटेड फ्रॉम द जनवरी 2025 ऑनवर्ड्स रिटर्न। तो आज के इस वीडियो में इतना ही रखता हूं दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात करूंगा अपने एक अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ, प्रैक्टिकल टॉपिक के साथ। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।